एवरीवन। आज है 10 दिसंबर। तो आज हम जितने द हिंदू के करंट अफेयर हैं, ठीक है, जितने भी इम्पोर्टेंट हैं हमारे एग्ज़ाम पर्पज़ से, पीसीएस एग्ज़ाम पर्पज़ से, उनको हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के पहले न्यूज़ को। पहला हमारा जो न्यूज़ है वो है सिटीजनशिप अंडर CAA ओनली इफ़ क्लेम्स वेरीफाइड SC, यानी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है इसको देखते हैं कि इंडियन सिटीजनशिप CAA के तहत तभी मिलेगी जब प्रत्येक आवेदन की सत्यता की आधिकारिक जांच पूरी हो। इसका मतलब यह है कि CAA स्वतः नागरिकता नहीं देता। हर व्यक्ति को अपने उत्पीड़न का दावा प्रमाणित करना होगा। सरकार हर केस की अलग अलग जांच करेगी। ठीक है, आइए पहले देखते हैं CAA क्या है। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए CAA के बारे में। CAA जो है 2019 यानी कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 में जो इम्पोर्टेंट उसमें संशोधन किए गए थे उससे रिलेटेड है। ठीक है, इसका उद्देश्य है इस धार्मिक उत्पीड़न से पीड़ित कुछ विशिष्ट समुदायों को भारत की नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान करना है। ठीक है, यह जो कानून है किन लोगों पे लागू होता है CAA 2019, वो होता है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश। और इसमें केवल 6 धर्मों को जोड़ा गया है, जिसमें हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बुद्ध, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय इसमें शामिल है। ठीक है, मुख्य रूप से कितने धर्म शामिल हैं? 6 धर्म। और ये किन देशों के लिए है? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश। यानी मुस्लिम समुदाय इस कानून के दायरे में नहीं आता। इन लोगों को धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर भारत में शरणार्थी माना गया है। ठीक है, अब CAA क्या प्रदान करता है तो हम बताते हैं। इलीगल माइग्रेंट नहीं माना जाएगा। मतलब पहले जो लोग बिना वैध दस्तावेज में भारत आए थे उन्हें इलीगल माइग्रेंट्स नहीं माना जाता था। ठीक है, CAA कहता है कि यदि यह लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए हों या ऊपर बताए गए 6 धर्मों में से हों और 3 देशों में उत्पीड़न झेल रहे हों तो उन्हें भारत में इलीगल माइग्रेंट्स नहीं माना जाएगा। इसके द्वारा क्या होता है कि जल्दी नागरिकता मिलती है। पहले जो नेशनलाइजेशन के लिए 11 साल की रेजिडेंसी ज़रूरी थी, कि पहले जो नागरिकता मिलती थी तो 11 साल की आपको निवास जरूरी था, लेकिन अब इसे घटाकर क्या कर दिया गया? 5 साल कर दिया गया CAA 2019 के द्वारा। अब इन समुदायों को इंडियन सिटीजनशिप के लिए आवेदन करना आसान हो गया है और वेरिफिकेशन महत्वपूर्ण हो गया है। ठीक है, तो चलिए न्यूज़ को देखते हैं कि न्यूज़ में क्या है। न्यूज़ में मतलब ये तो पता चल गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंडियन सिटीजनशिप एक्ट जो है के तहत तभी मिलेगी जब प्रत्येक आवेदन की सत्यता की आधिकारिक जांच पूरा हो गया। अब केस क्यों आया है या फिर मुद्दा क्या है? एक NGO आत्मादीप ने याचिका दायर की है कि जिसमें कहा गया है कि SIR जो चल रही है या मतदाता सूची विशेष जाँच प्रक्रिया है। SIR के बारे में आप लोगों को पता होगा, बहुत दिनों से ये न्यूज़ में चल रहा है। कई लोग सोच रहे हैं कि नाम हट जाएगा तो वे स्टेटलेस हो जाएंगे। ठीक है, या फिर सिटीजनशिप सर्टिफिकेट जारी होने में देरी होने से क्या होगा? लोगों को लगता है कि उनकी स्थिति कानूनी रूप से अनिश्चित हो सकती है, या फिर रिफ्यूजी जिनके पास दस्तावेज नहीं है वे डर में जी रहे हैं। ठीक है, तो इसमें चीफ जस्टिस ने क्या कहा कि CAA एप्लीकेंट्स को नागरिकता कोई जन्मसिद्ध अधिकार की तरह स्वतः नहीं मिलती, उन्हें कंडीशन फुलफिल करनी होती है। हर आवेदन की साक्ष्य आधारित जांच होगी। यह देखा जाएगा कि व्यक्ति वास्तव में रिलीजियस परसिक्यूशन का शिकार था या नहीं। यह केवल वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन है। जो SIR है इसका नागरिकता देने या छीनने से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, कोर्ट ने दोनों संस्थाओं से जवाब मांगा है, मतलब जो इलेक्शन कमीशन और सेंटर है उनको जवाब मांगा है
और मामला जो है अगले हफ्ते सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, अब कुछ इम्पॉर्टेंट हमारे आर्टिकल हैं जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, तो वो CAA की संवैधानिक वैधता से जुड़े मुद्दे के लिए हैं। पहला है आर्टिकल 14 जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के समक्ष समानता। दूसरी है आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ। और तीसरा है आर्टिकल 11, ठीक है, जो कि पार्लियामेंट को नागरिकता कानून बनाने की शक्ति देता है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। इसको मैं इरेज कर देती हूँ। अगला जो हमारा न्यूज़ है, ट्रम्प मन्स टैरिफ ऑन राइस फ्रॉम इंडिया। ठीक है, US द्वारा भारत के राइस पर टैरिफ लगाने पर मतलब विचार कर रहा है कौन? ट्रम्प। ठीक है, अब खबर क्या है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने संकेत दिया कि वे भारत से आने वाले चावल पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने पर विचार कर रहे हैं, जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं। उनका कहना है कि भारत राइस डंपिंग कर रहा है, यानी कम कीमत पर बड़े पैमाने पर चावल अमेरिका भेज रहा है। ठीक है, खबर के अनुसार ये टैरिफ भारत से ज़्यादा अमेरिका को नुकसान पहुंचाएगा। इसका कारण क्या हो सकता है? भारत की राइस एक्सपोर्ट में US का हिस्सा केवल 3% है। कितना? 3.3% है। दूसरा क्या है? US की राइस इंपोर्ट में भारत की हिस्सेदारी 26.1% है। ठीक है, एक्सपोर्ट वो कितना कर रहा है? 3.3, जबकि इम्पोर्ट कितना कर रहा है? 26.1। ठीक है, यानी अमेरिका चावल के लिए भारत पर काफ़ी निर्भर है। तो अब इसका क्या होगा? भारत पर प्रभाव क्या पड़ेगा? भारत को चावल के व्यापार में बड़ा, ये जो इन्होंने बोला है कि टैरिफ एक्स्ट्रा लगाएंगे, तो उससे चावल व्यापार में बड़ा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि US भारत का मुख्य मार्केट नहीं है। भारत चावल का विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक है। मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, EU भारत के बड़े खरीदार हैं। ठीक है, US जो है चावल के लिए भारत पर अधिक निर्भर है। टैरिफ से अमेरिकी इंपोर्टर्स और कंज्यूमर्स को महंगा चावल खरीदना पड़ेगा। डोमेस्टिक बाज़ार में उनकी कीमतें बढ़ सकती हैं। ठीक है, तो अब आपको समझना होगा कि जो डंपिंग ड्यूटी होती है या डंपिंग जो होता है वो क्या होता है। देखिए, जितने भी PCS की दृष्टि से वो कीवर्ड्स हैं वो मैं आपको समझा देती हूँ, तो आप लोग उसको नोट करते रहिए कि उसका मतलब क्या है। अब डंपिंग क्या होता है? वह स्थिति होती है जब कोई देश अपने माल को किसी दूसरे देश में उसकी असली कीमत से बहुत कम दाम पर बेचता है। ठीक है, इसका उद्देश्य होता है, मतलब डंपिंग जो होती है इसका उद्देश्य हो जाता है कि बाज़ार पर कब्जा करना, स्थानीय उद्योगों को कमज़ोर करना और प्रतिस्पर्धा को ख़त्म करना। ठीक है, अब इसको अगर आप आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो मान लीजिए कि चीन में एक मोबाइल का असली मूल्य कितना है? 10,000। ठीक है, कहाँ पे है? चीन में। वही भारत में वही मोबाइल चीन की कंपनी 5,000 में बेचने लगे। 5,000 में, इसका मतलब है कि कंपनी डंपिंग कर रही है। इससे भारतीय मोबाइल कंपनियां प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगी। ठीक है, तो डंपिंग होता क्यों है कि जब किसी देश में उत्पादन ज़्यादा हो जाए उसे सस्ते में दूसरे देश में बेच देते हैं। ठीक है, और कम कीमत में बेचकर बाजार में कब्जा कर लेते हैं। कई देशों की सरकारें सामान बनाने पर सब्सिडी देती हैं, इससे उत्पादन लागत कम होता है और सस्ता बेच सकते हैं। स्थानीय उद्योग खत्म होने के बाद वे बाद में कीमत बढ़ा लेते हैं। अब डंपिंग से नुकसान क्या होता है? जो घरेलू उद्योग हैं वो बर्बाद होते हैं, बेरोजगारी बढ़ती है, बाजार पर विदेश कंपनियों का एकाधिकार हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। जितने कीवर्ड्स हैं आप लोग इसको प्लीज़ नोट करते रहिएगा। ठीक है, अगला है स्टेट ड्राफ्ट्स लॉ ऑन मेंस्ट्रुअल लीव। ठीक है, अब मेंस्ट्रुअल लीव क्या होता है? पहले तो आप लोग को इसे समझना चाहिए। ठीक है, मेंस्ट्रुअल लीव एक ऐसी छुट्टी होती है जो महिलाओं या मेंस्ट्रुएटिंग इंडिविजुअल को उनके पीरियड्स के दिनों में दी जाती है।
ताकि उन्हें दर्द, डिस्कम्फर्ट या हेल्थ इशू से रिलीफ मिल सके। समझ गए? जब औरतों की पीरियड आती है तब जाके उन्हें ये लीव दी जाती है। ठीक है। अब कर्नाटक सरकार ने कर्नाटका वुमेन वेल बीइंग लीव बिल 2025 का मसौदा तैयार किया है। ठीक है, 2025 का मसौदा तैयार किया है। यह पूरे भारत में पहला राज्य स्तरीय विधेयक है जो मेंस्ट्रुअल लीव को कानूनी रूप देने जाता है। अब ये जो बिल है ये क्या कहता है, इसके अनुसार मेंस्ट्रुअल लीव केवल नौकरी करने वाली महिलाओं के लिए नहीं बल्कि सभी को मिलेगा। जो लोग फीमेल स्टूडेंट्स हैं, ट्रांसजेंडर पर्सन्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, मिड डे मील स्टाफ या माइनिंग सेक्टर की महिला कर्मचारी, इन सबको ये कवर करेगा। ठीक है, तो केवल ये सरकारी कर्मचारियों को ही कवर नहीं करेगा। अब अगर कोई पूछे कि ये बिल क्यों बनाया गया है तो ये आसान भाषा में आप समझ भी सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य एवं गरिमा को महत्व देने के लिए, मेंस्ट्रुअल पेन, फैटिग और हार्मोनल डिस्कम्फर्ट को लीगली एक्नॉलेज करने के लिए, ठीक है, जेंडर इंक्लूसिव पॉलिसी बनाना, क्योंकि ट्रांसजेंडर पर्सन को भी कवर किया गया है। ठीक है, ये जो है अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के संबंध में देखें तो आर्टिकल 15 जो कि है इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15(3) जो कि है राज्य महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है, और आर्टिकल 42 यानी कि ह्यूमन वर्किंग कंडीशन और मैटरनिटी रिलीफ, ठीक है, मिनिस्ट्रियल रिलीफ, इन्हीं मानकों के अनुरूप 3 आर्टिकल को ये कवर करता है। पहले कोई ऐसा कानून नहीं था भारत में। पहले से मेंस्ट्रुअल लीव एक्ट नाम का कोई केंद्रीय कानून नहीं है। कुछ संस्थाएं जैसे कि बिहार गवर्नमेंट ऑफिसेस, जोमेटो, स्विगी स्वैच्छिक लीव देती हैं, पर कानून नहीं था। ठीक है, ऐसा कोई। अब बिल का महत्व तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, लेकिन इनसे कुछ चुनौतियाँ भी हैं, जैसे एम्प्लॉयर्स का विरोध बढ़ सकता है, जिससे प्रोडक्टिविटी और कॉस्ट बढ़ सकती है, स्टिग्मा बढ़ने का डर, यानी एम्प्लॉयर महिलाओं को कम हायरिंग कर सकते हैं, या फिर आंगनवाड़ी, आशा और सेक्टर्स में दस्तावेजीकरण कठिन हो जाएगा। अन्य राज्यों में अलग अलग पॉलिसियाँ होंगी। ठीक है, तो यही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा न्यूज़ है, गवर्नमेंट टू स्टार्ट 700 kps मैग्नेट स्कूल इन नेक्स्ट 2 ईयर। ठीक है, हमारा पर्पज़ इसमें है केवल मैग्नेट स्कूल के बारे में जानना कि मैग्नेट स्कूल क्या होता है। ठीक है, तो मैग्नेट स्कूल एक ऐसी स्पेशल गवर्नमेंट स्कूल होती है जिसमें बेटर फैसिलिटीज़ जैसे कि स्मार्ट क्लासेज, लैब्स, लाइब्रेरी, स्पेशल टीचिंग मेथड, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जैसे स्पोर्ट, आर्ट्स, वोकेशनल स्किल, क्लस्टर बेस्ड एजुकेशन, यानी नियर बाई छोटी स्कूल के बच्चे भी यहाँ आ सकते हैं। ये स्कूल मैग्नेट की तरह स्कूल स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करता है, इसलिए इसे मैग्नेट स्कूल कहा जाता है। ठीक है, न्यूज़ में बस यही है कि जो कर्नाटका गवर्नमेंट है 2 साल में 700 मैग्नेट स्कूल बनाएगी। ठीक है, जो गवर्नमेंट है चाहती है कि स्कूल में एजुकेशन का लेवल इम्प्रूव हो, एनरोलमेंट बढ़े, स्टूडेंट्स को मॉडर्न टीचिंग दी जाए। ठीक है, इसलिए उन्होंने 700 नया KPS मैग्नेट स्कूल बनाने का ऑर्डर दिया है। अब KPS का फुल फॉर्म होता है कर्नाटका पब्लिक स्कूल। ठीक है, इतना समझ में आ गया, कुछ और ज़्यादा नहीं था, बस मैग्नेट स्कूल के बारे में आपको जानना था इसमें। चलिए अब अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। आदित्य L1 joined global effort revealing why the 2024 solar storm behaved unusually। ठीक है, मई 2024 में पृथ्वी ने 20 साल में सबसे शक्तिशाली सोलर स्टॉर्म का अनुभव किया। इस स्टॉर्म ने अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम और GPS को प्रभावित किया। इस स्टॉर्म को जेनन स्टॉर्म भी कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? GENNON STORM, जेनन स्टॉर्म। ठीक है, अब आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि सोलर स्टॉर्म क्या होता है। पहले तो आपको यही समझना होगा सोलर स्टॉर्म क्या होता है। सोलर स्टॉर्म जो होती है सन से आने वाली हाई एनर्जी की घटनाएं होती हैं, जिसमें मुख्य रूप से शामिल होती है CME यानी कोरोनल मास इजेक्शन।
अब ये क्या होता है, कोरोनल मास इजेक्शन, यह सन के कोरोना से निकला ह्यूज प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड का बबल होता है। ठीक है, क्या होता है, ह्यूज प्लाज्मा प्लस मैग्नेटिक फील्ड का बबल होता है। जब CME पृथ्वी से टकराता है तो यह जियोमेट्रिक स्टॉर्म बनाता है। ठीक है, अब 2024 का जो सोलर स्टॉर्म था वो अनयूजुअल क्या था, क्यों था, इसको देखते हैं। आमतौर पर CME में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक रोप होती है जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट करती है। लेकिन 2024 में क्या हुआ, इसरो और US सैटेलाइट ने पाया कि सन की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टूट रही थी, फिर से जुड़ रही थी, वो भी एक CME के अंदर, जो पहले कभी साफ नहीं देखा गया था। ये मैग्नेटिक फील्ड का अनयूजुअल व्यवहार था, इसी कारण स्टॉर्म बहुत शक्तिशाली हुआ। ठीक है, अब इसरो के अनुसार पहली बार साइंटिस्ट ने देखा कि इस CME के अंदर, यानी कि कोरोनल मास एजेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ब्रेक होकर फिर से जुड़ती हैं। यह अर्थ से लगभग 1.3 मिलियन किलोमीटर दूर है, यानी सन और अर्थ के बीच। यह खोज बहुत रेयर है और सोलर फिजिक्स के लिए ब्रेक थ्रू मानी जा रही है। अब आदित्य L1 ने इस शोध में क्या रोल निभाया, देखते हैं। आदित्य L1 जो है ये भारत का पहला सोलर ऑब्जर्वेटरी स्पेसक्राफ्ट है। इट कंटिन्यूसली ऑब्जर्व द सन फ्रॉम लैग्रेंज पॉइंट L1, यानी कि L1 से सन बिना किसी इक्लिप्स ऑक्लटेशन के हमेशा दिखता है। इस मिशन ने मैग्नेटिक फील्ड डाटा, सोलर विंड डाटा और CME स्ट्रक्चर को बहुत हाई प्रिसीजन से रिकॉर्ड किया। इसरो ने 6 US सैटेलाइट के साथ मिलकर डाटा एनालाइज किया, जिसमें विंड, ACE, थेमिस यानी THEMISC, स्टीरियो A, MMS, डिस्कवर जैसे शामिल हैं। ठीक है, इसरो ने क्या पाया कि 2 CME टकराएं, स्पेस में स्क्वीज होकर ट्विस्टेड मैग्नेट फील्ड स्ट्रक्चर बनाया, मैग्नेटिक लाइन्स स्नैप हुई और नई तरह से जुड़ गई। यहीं से स्टॉर्म अत्यधिक मजबूत बन गया। इस फिनोमिना को कहते हैं मैग्नेटिक रिकन्फर्गेशन इनसाइड CME, जो पहले कभी इतना स्पष्ट नहीं देखा गया था। ठीक है, अब ये जो खोज हुई है इसका क्या महत्व है, अर्थ को मिलने वाले जियोमेट्रिक डिस्टर्बेंस को बेहतर तरीके से इससे समझा जा सकेगा। सोलर स्टॉर्म प्रेडिक्शन में मदद मिलेगा, सैटेलाइट प्रोटेक्शन और GPS रिलायबिलिटी में सुधार होगी, स्पेस वेदर फोरकास्टिंग एडवांस्ड में होगी, इंटरनेशनल साइंटिफिक कोलैबोरेशन में भारत की बड़ी भूमिका है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वैसे एग्ज़ाम में सोलर स्टॉर्म के इफेक्ट्स पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला जो हमारा न्यूज़ है, इंडिया हैज़ टू मूव फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर टू प्रोडक्ट नेशन। ठीक है, ये जो बयान है अश्विनी वैष्णव का है, जो कि रेलवे और I&B इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्टर हैं। ठीक है, और ये किस बारे में है, सुपर कंप्यूटिंग इंडिया 2025 समिट के उद्घाटन पर इन्होंने दिया था। ठीक है, अगर इसे आसान भाषा में देखा जाए तो इस न्यूज़ में कहा गया है कि भारत को सर्विस नेशन से प्रोडक्ट नेशन बनना होगा। आज भारत ज़्यादातर IT सर्विस, आउटसोर्सिंग, सॉफ्टवेयर सपोर्ट जैसे क्षेत्रों में दुनिया को सेवाएं देता है, लेकिन भविष्य उन देशों का जो अपने खुद के हाई टेक प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे क्वांटम कंप्यूटर्स, AI चिप्स, सुपर कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी टूल्स, डिफेंस टेक्नोलॉजी। इसलिए सरकार चाहती है कि भारत सिर्फ सर्विस एक्सपोर्टर ना रहे, बल्कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर भी बने। ठीक है, अब ये जो शिफ्ट है ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, ग्लोबल मार्केट अब एडवांस टेक प्रोडक्ट पर चल रहा है। चाइना, US, EU सभी प्रोडक्ट इनोवेशन पर ध्यान दे रहे हैं। सर्विस की जगह अब डीप टेक प्रोडक्ट्स ज़्यादा पैसे कमाते हैं। इससे भारत में हाई एंड जॉब, पेटेंट, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट ग्रोथ, स्ट्रैटेजिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ठीक है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर जोर, खासकर जो है 3 चीज़ें हाईलाइट हुई हैं, जिसमें है क्वांटम कंप्यूटिंग। क्या है, क्वांटम कंप्यूटिंग,
जो क्वांटम कंप्यूटिंग होती है अत्यंत तेज़ कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी होती है। ट्रेडिशनल कंप्यूटर से बहुत 1000 गुना ये तेज़ होती है, 1000 गुना तेज़ होती है। बहुत जटिल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, जैसे ड्रग डिस्कवरी, साइबर सिक्योरिटी, क्लाइमेट मॉडलिंग, डिफेंस इंक्रिप्शन, फाइनेंशियल रिस्क एनालिसिस। ठीक है। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग जो होती है, सुपर कंप्यूटर्स का उपयोग इसमें होता है। वेदर फोरकास्टिंग, स्पेस साइंस, जनरेशन रिसर्च में इसका उपयोग होता है। और एक है AI, दूसरा क्या था, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। अब तीसरा क्या है, AI यानी कि इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, जो कि है मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज सिस्टम, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन। ठीक है। अब जो है इंडिया सुपर कंप्यूटिंग मिशन क्या है, SCI 2025 समिट इसी मिशन का हिस्सा है। ऑर्गेनाइज बाई किसके द्वारा हुआ, CDAC यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इस समिट में 175 एडवांस टेक कंपनीज ने भाग लिया। एंटरप्रेन्योर और पॉलिसी मेकर्स और रिसर्चर इसमें शामिल थे। ठीक है। एक्सपर्ट्स जो थे उन्होंने क्या कहा कि AMD के सीनियर BP थॉमस जोचारिया ने कहा कि क्वांटम कंप्यूटिंग पहले सिर्फ कॉन्सेप्ट था, अब रियल प्रैक्टिस एप्लीकेशन में उपयोग होने लगा है। अगर हमें ज़्यादा क्यूबिट्स मिल जाए, रियल वर्ल्ड सॉल्यूशन मिल सकते हैं। ठीक है। अब इस क्षेत्र में गवर्नमेंट का इनिशिएटिव क्या है, मिनिस्टर ने बताया कि सरकार ने कई कार्यक्रम शुरू किए हैं, जैसे कि मिशन मॉड प्रोजेक्ट, सेमी कंडक्टर मिशन, सुपर कंप्यूटिंग मिशन, नेशनल क्वांटम मिशन, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया। ठीक है। इन कार्यक्रमों का जो उद्देश्य है वो है भारत को टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चर बनाना। ठीक है। अब ये न्यूज़ जो है इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, इंडिया का स्ट्रेटेजिक शिफ्ट जो है सर्विस से अब प्रोडक्ट बनाने की तरफ है। ठीक है। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ये है SC रिकॉल स्टे ऑन 1 डे मंथली मेंस्ट्रुअल लीव फॉर वुमेन एम्प्लॉयज़। ठीक है। इसका मतलब ये है कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो पहले स्टे लगाई थी मेंस्ट्रुअल लीव नोटिफिकेशन पर, उसे हटा दिया है। अब सरकार के नवंबर 20 वाले आदेश पर फिर से सुनवाई होगी। ये भी जो न्यूज़ है, कर्नाटका लेजिस्लेशन टू प्रोवाइड मेंस्ट्रुअल लीव, ये भी उसी संबंध में है। ठीक है। ये पहले ही मैं आपको बता दी थी कि ये जो बिल है उसमें क्या कहा गया है, जो औरतें हैं उनको मंथली 1 दिन की छुट्टी दिया जाए। कर्नाटका सरकार ने 20 नवंबर 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें कहा गया कि सभी रजिस्टर्ड इस्टेब्लिशमेंट यानी दफ्तर, दुकान, उद्योग आदि में अपनी महिला कर्मचारियों को हर महीने 1 दिन की मेंस्ट्रुअल लीव दें। हाई कोर्ट ने पहले क्या किया था कि कुछ संगठनों जैसे बैंगलोर होटल्स एसोसिएशन, एविरेट FL कनेक्टिविटी सिस्टम ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने दलील दी थी कि लेबर लॉज में कहीं लिखा नहीं एक मिनिस्ट्रियल लीव देनी ही है, इसलिए सरकार नोटिफिकेशन से एक्स्ट्रा लीव लागू नहीं कर सकती। 10:45 बजे हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी थी। ठीक है। लेकिन बाद में जो कोर्ट है उसने इस पर से स्टे अपना हटा लिया। ठीक है। अब नोटिफिकेशन में क्या कहा गया था कि वुमेन एम्प्लॉयज़ को 1 दिन मिनिस्ट्रियल लीव प्रतिमाह दिया जाए। लीव उसी महीने लेनी होगी और कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। सभी रजिस्टर्ड इस्टेब्लिशमेंट पर लागू होगा। और ये किन कानूनों के तहत आते हैं, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, शॉप एंड कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, प्लांटेशन लेबर एक्ट, बीड़ी एंड सिगार वर्कर एक्ट, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर एक्ट। ठीक है। तो ये न्यूज़ हम लोग पहले पेज पे भी देखे थे, इस पे भी देख लिए। ठीक है। तो इसका हो गया, ये औरतों से रिलेटेड न्यूज़ थी। तो अगर हम एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो कर्नाटका ने जो है
हाई कोर्ट ने मिनिस्ट्रियल लीव नोटिफिकेशन की किस तारीख को स्टे हटाया था, ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ ये पूछ सकता है कि ये लेबर एक्ट्स के दायरे में आते हैं या नहीं आते हैं, या फिर सामाजिक मुद्दे में पूछ सकता है औरतों से रिलेटेड कि औरतों के लिए क्या किया जा रहा है क्या नहीं, ऐसे ये आ सकता है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली जो हमारी न्यूज़ है, ईज ऑफ लाइफ इज ए टॉप प्रायोरिटी फॉर गवर्नमेंट, मोदी टेल्स एनडीए एमपीज। ठीक है, अब इसमें क्या है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता लोगों की ज़िंदगी आसान बनाना है। इसका मतलब यह है कि लोगों को सरकारी काम करवाने में कम दिक्कत हो, सरकारी दफ्तरों में कम चक्कर लगाना पड़े, सरल नियम और कम पेपर वर्क हो, सेवाओं की आसान उपलब्धता हो। ठीक है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस हो। पीएम ने बताया कि एक समय था जब सरकार का फोकस ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पर था, अब फोकस है ईज़ ऑफ लाइफ और सिटीजन सेंट्रिक रिफॉर्म पे। इसका मतलब यह है कि सिर्फ व्यापारियों की नहीं, आम नागरिकों को भी सुविधाएं मिलनी चाहिए। एमपीज को निर्देश था कि जनता को परेशान ना करें। पीएम ने क्या कहा, नियम और कानून अच्छे हैं पर उनका उपयोग लोगों को परेशान करने के लिए नहीं होना चाहिए। सिस्टम ठीक करने के लिए नागरिकों को परेशान करना उचित नहीं है। यह हरासमेंट फ्री गवर्नेंस की ओर संकेत है। नागरिकों की शिकायतों के आधार पर सुधार हो। पीएम ने कहा कि एमपीज लोगों की समस्याएं सरकार तक पहुंचाए ताकि सरकार उसी आधार पर रिफॉर्म ला सके। ये फीडबैक बेस्ड गवर्नेंस मॉडल है। ठीक है, अब रिपोर्ट के अनुसार पीएम ने और क्या कहा है इसको बताया गया है, जैसे कि ज़रूरी जगहों पर सेल्फ सर्टिफिकेशन को बढ़ावा दिया जाए, 30-40 तरह के अनावश्यक फॉर्म्स खत्म किए जाएं, कम पेपर वर्क से नागरिकों का समय बचेगा। ये पिछले दशक से सरकारों के सुधार का हिस्सा बताया गया है। ठीक है, अब एविएशन सेक्टर का मुद्दा ये जो है इसमें देखते हैं, इंडिगो क्राइसिस के बारे में भी इसमें शामिल किया गया है। सिविल एविएशन मिनिस्टर ने हाल ही में इंडिगो में ऑपरेशन क्राइसिस की चर्चा की, कहा कि कोई एयरलाइन अब खराब प्लानिंग नियम न मानने की वजह से नागरिकों को परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे इस न्यूज़ को, इंडिगो ड्रीम शेड्यूल टू कट 400 to 500 फ्लाइट्स अ डे। ठीक है, सरकार एविएशन सेक्टर में भी रिफॉर्म पर काम कर रही है, अधिक एयरलाइन ऑप्शन और बेहतर कंज्यूमर चॉइस को वो कर रही है, मतलब प्राथमिकता दे रही है। ठीक है, तो इसी से संबंधित ये वाला भी हमारा न्यूज़ है, और इसमें भी हमारा इस न्यूज़ को देखने को मिलता है कि देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस समय जो है इंडिगो जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही। ठीक है, क्योंकि इसने इतनी सारी फ़्लाइट्स कैंसिल किया जिसकी वजह से लोगों को बहुत दिक्कत हुई। अब है दूसरा न्यूज़, रेड फोर्ट ब्लास्ट केस, एनआईए सर्चेस फॉरेस्ट रेंज इन अनंतनाग। ठीक है, ये मुद्दा है जो रेड फोर्ट में ब्लास्ट हुआ था उसी से रिलेटेड है। ठीक है, ये जांच रेड फोर्ट जिसमें 15 नागरिक मारे गए थे, और ये कब हुआ था, 10 नवंबर को हुआ था, जिसमें रेड फोर्ट के पास ब्लास्ट हुआ था, उसमें 15 लोग मारे गए थे। ठीक है, अब पिछले महीने एक इंटर स्टेट टेरर मॉड्यूल पकड़ा था, उसी मॉड्यूल से जुड़े कई लोगों का नाम इस मामले में सामने आ रहा है, उन्हीं से रिलेटेड उनकी खोज की जा रही है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। सुप्रीम कोर्ट स्लैम्स इलेक्शन कमीशन मैकेनिकल रिप्लाइज टू एसआईए रिलेटेड इशू। ठीक, भारत में हर साल वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए इलेक्शन कमीशन स्पेशल समरी रिवीजन चलाता है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। आसाम में हाल ही में एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन प्रक्रिया की वजह से बहुत से लोगों की सिटीजनशिप पर सवाल उठा है। ठीक है, इन्हीं मामलों पर इलेक्शन कमीशन को एफिडेविट देने थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने मैकेनिकल यानी बिना दिमाग लगाए कॉपी पेस्ट उत्तर दे दिए। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फटकार लगाई और कहा है कि सर मतलब एसआईआर जो है से जुड़े मुद्दों पर बिल्कुल मैकेनिकल, अधूरे और बिना सोच समझ वाले जवाब दिए हैं इलेक्शन कमीशन ने। ठीक है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अनसेटिस्फैक्ट्री कहा है। अब केस किस बारे में था, मामला आसाम से जुड़ा है, कई लोगों को डाउटफुल वोटर या डी वोटर या फॉरेनर श्रेणी में डाला गया था। ऐसे लोगों के नाम वोटर लिस्ट में कैसे शामिल होंगे, ये विवाद था।
इलेक्शन कमीशन से एससी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या ऐसे लोगों को इलेक्टोरल रोल से हटाया जा सकता है, क्या एसआईआर के दौरान उन्हें नाम फिर जोड़े जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ठीक से जवाब नहीं दे पाया। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप कानून समझे बिना जवाब दे रहे हैं। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या पाया कि इलेक्शन कमीशन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के नियमों को सही तरीके से लागू नहीं कर रहा, एनआरसी, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल और इलेक्टोरल रोल्स के बीच संबंध नहीं समझ रहा और अधिकारों और प्रक्रियाओं को अलग अलग समझ रहा था। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन से कोर्ट ने कहा कानून का सही अध्ययन कर जवाब देने होंगे। ठीक है, चलिए दूसरी न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ये फिर से हमारा हो गया इंडिगो वाला। अभी हम इस न्यूज़ में भी देखे थे, थोड़ा बहुत डिस्कशन था इंडिगो के बारे में। इसमें भी है कि इंडिगो ड्रीम शेड्यूल टू कट 400 to 500 फ्लाइट्स अ डे। ठीक है, इसका क्या है, अभी आप सभी लोगों को पता है कि इंडिगो जो है भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन है, जो लगभग 1800 से 1900 फ्लाइट्स पर डे ऑपरेट करती है। हाल ही में एयरलाइन को इंजन समस्याओं और स्पेयर पार्ट्स की कमी का सामना करना पड़ा है। साथ ही डीजीसीए ने एयरलाइन को सेफ्टी कंप्लायंस बढ़ाने का आदेश दिया है। ठीक है, अब न्यूज़ क्या है कि इंडिगो रोजाना 400 से 500 फ्लाइट्स कम करेगी। इंडिगो ने कहा कि वह अपनी डेली शेड्यूल से 400 से 500 फ्लाइट्स घटाएगी ताकि एयरलाइन अपनी ऑपरेशन को सुरक्षित और स्थिर बना सके। इसका मतलब यह है कि फ़्लाइट्स कैपेसिटी में करीब 15 से 20% की कमी होगी। वर्तमान में 1800 से 1900 फ्लाइट्स में से लगभग 300 से 350 साफ तौर पर कम दिखेंगी। पीक सीजन यानी फेस्टिवल और विंटर हॉलीडेज़ में यात्रियों को परेशानी बढ़ सकती है इससे। ठीक है, अब एयरलाइन ने जो फ़्लाइट्स कम की है, ये क्यों की है, इसका कारण है डीजीसीए का आदेश। डीजीसीए जो है वो फ़्लाइट से रिलेटेड नियम बनाता है। ठीक है, तो उसने कहा है कि सेफ्टी कंप्लायंस को सुधारे, मतलब इंडिगो क्रू अवेलेबिलिटी का सही प्रबंधन करे, एयरक्राफ्ट रिजर्व कैपेबिलिटी बनाए रखे। ठीक है, और कई इंडिगो एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड है क्योंकि इंजन में ग्लोबल स्तर पर तकनीकी समस्या है। और तीसरा हमारा कारण है कि दिसंबर जनवरी में यात्रियों की संख्या बहुत बढ़ती है, कैंसिल्ड फ्लाइट्स, यात्री फंस जाते हैं और दूसरे एयरलाइन महंगा किराया चार्ज करते हैं। इससे क्या होती है, यात्रियों पर असर पड़ती है। ठीक है, और कई रूट्स पर फ्लाइट्स की उपलब्धता घटेगी तो क्या होगा, यात्रियों पर इससे एक मानसिक दबाव पड़ता है। ठीक है, और अगला देखते हैं। सीबीआई लॉजेस एफआईआर अगेंस्ट अनिल अंबानी सन इन बैंक लोन फ्रॉड केस। ठीक है, सीबीआई ने अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल अंबानी के खिलाफ बैंक लोन फ्रॉड का मामला दर्ज किया है। ठीक है, ये मामला 2 कंपनियों से जुड़ा है जो रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की है। पहला है रिलायंस होम फाइनेंस एलटीडी और दूसरा है रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस एलटीडी। ठीक है, तो इस न्यूज़ में ज़्यादा नहीं देखना है, बस यही था। चलिए दूसरी न्यूज़ देखते हैं। अपोजिशन सीक्स चेंज इन पैनल टू सेलेक्ट इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, विपक्ष चाहता है कि चुनाव आयुक्त की चुनने वाली कमेटी में बदलाव किया जाए। ठीक है, अभी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने वाली समिति में 3 लोग रहते हैं। कितने लोग? 3 लोग। पहले कौन होते हैं? पीएम। दूसरे लोकसभा में विपक्ष के नेता। और तीसरे कौन होते हैं? प्रधानमंत्री द्वारा चुना गया एक केंद्रीय मंत्री। 3 लोग होते हैं जो कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। विपक्ष का कहना है कि कमेटी पारदर्शी और निष्पक्ष नहीं है, इसलिए चाहते हैं कि इस कमेटी में सीजेआई और राज्यसभा के विपक्ष के नेता भी शामिल हों। ठीक है, इनका मानना है कि सीजेआई और राज्यसभा में भी विपक्ष के नेता इसमें शामिल हों। ठीक है, अब आप लोगों को इलेक्शन कमीशन के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, हमारा जो इलेक्शन कमीशन जो है एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। स्वतंत्र और संवैधानिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, जिसका मकसद है देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना। इसकी जो स्थापना है भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है 324 इसमें किया गया है, जिसमें एक इलेक्शन कमीशन की स्थापना का ये
प्रावधान करता है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 में। हर साल जो है 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। ठीक है। शुरुआत में जो है आयोग में सिर्फ एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था, लेकिन 1993 से आयोग में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। और आज कुल चीफ इलेक्शन कमीशन आज जो है वर्तमान में ये तो है 1993 का हाल, और प्रेजेंट में एक CEC और 2 ECs हैं, यानी कि इलेक्शन कमिश्नर। तीनों का पद, रैंक और वेतन सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर होता है। ठीक है। अब इनकी नियुक्ति कैसी होती है? भारत के राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है। और नियुक्ति की सलाह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद देता है, जिनका कार्यकाल, इन लोगों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होती है, जो भी पहले हो। ठीक है। अब इनको हटाया कैसे जाता है? CEC को हटाने का तरीका सुप्रीम कोर्ट के जज जैसा है। संसद में इम्पीचमेंट यानी कि इम्पीचमेंट जैसी प्रक्रिया द्वारा, लेकिन अन्य इलेक्शन कमिश्नर को राष्ट्रपति CEC की सलाह पर हटा सकता है। इसलिए CEC का पद सबसे अधिक सुरक्षित और स्वतंत्र माना जाता है। ठीक है। अब चुनाव आयोग का मतलब निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य क्या होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा व विधान परिषद, विधानसभा, पंचायत एवं नगर निकाय चुनाव राज्य द्वारा चुनाव आयोग करता है। तो पंचायत का नहीं, लेकिन इतने लोगों का ये चुनाव करवाता है। ठीक है। चलिए हम न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। राहुल सेज BJP कमिटिंग वोट थेफ्ट इन कोल्यूजन विद इलेक्शन कमीशन टू डिस्ट्रॉय आइडिया ऑफ इंडिया। ठीक है। राहुल गांधी जो हैं उन्होंने आरोप लगाया कि BJP चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट चोरी कर रही है और इससे भारत के लोकतंत्र वो इंडिया की आइडिया को नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है। तो इसमें यही है। और राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार ने ऐसे कानून बदलें जैसे कि CCTV फुटेज 45 दिनों बाद नष्ट करने की अनुमति, EVM से जुड़े डाटा की जांच मुश्किल होना, इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कोई कार्रवाई न होना, और उनका कहना है कि इससे इलेक्शन कमीशन जो चाहे कर सकता है। ठीक है। और राहुल गांधी ने सवाल भी पूछा कि पहले चुनाव आयोग चुनने वाली कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होते थे, लेकिन अब सरकार ने CJI को कमेटी से हटा दिया है। इससे पूरी नियुक्ति प्रक्रिया राजनीतिक हो गई है। ठीक है। दूसरी न्यूज़ देखते हैं। SIR ऑफ पोल रोल्स इज नॉट न्यू, सेवरल हैव टेकन प्लेस सिंस 1952, लॉ मिनिस्टर। ठीक है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि चुनावी मतदाता सूची की जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है नई नहीं है। यह प्रक्रिया 1952 से कई बार हो चुकी है। इसलिए विपक्ष का आरोप गलत है कि सरकार यह सब चुनाव को प्राथमिकता प्रभावित करने के लिए कर रही है। ठीक है। अब विपक्ष की शिकायत क्या थी? विपक्ष खासकर राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि सरकार और चुनाव आयोग मिलकर SIR चला रहे हैं, इससे वोटर लिस्ट बदल सकती है, ये वोट फ्रॉड जैसा है। कानून मंत्री ने जवाब दिया, SIR कोई नई प्रक्रिया नहीं है। 1952 से लेकर 2002 के बीच कई बार SIR किया गया। ये चुनाव आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि मतदाता सूची साफ रखे। SIR क्यों जरूरी है? इस पे मंत्री ने कहा कि लोग माइग्रेशन करते हैं, शहरों में अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, इससे वोटर लिस्ट अक्सर गलत हो सकते हैं। एक व्यक्ति के नाम 2 जगह, डेड वोटर्स, पुराने पते आदि, इसलिए सूची में सुधार करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और 1952 से 2002 के बीच में SIR कई बार हुआ, लेकिन पिछले 20 सालों में नहीं हुआ। इसलिए अब जब किया जा रहा है इसे राजनीतिक मुद्दा बनाना गलत है। ठीक है। निष्कर्ष के तौर पे हम कह सकते हैं कि SIR एक सामान्य और पुरानी प्रक्रिया है। मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए यह जरूरी है। ठीक है। इन राज्यसभा, शाह एक्यूजेस कांग्रेस एंड नेहरू ऑफ डिवाइडिंग नेशनल सॉन्ग। ठीक। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर आरोप लगाया कि उन्होंने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को 2 भागों में बांटकर उसका महत्व कम था। ठीक है। अब विषय क्या था? राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा हो रही थी, जिसमें
अमित शाह ने कहा कि वंदे मातरम का विभाजन कांग्रेस ने किया। ये विभाजन देश के बंटवारे की मानसिकता से जुड़ा है। अमित शाह का आरोप है कि कांग्रेस ने वंदे मातरम का महत्व कम किया है। ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया कि कई बार कांग्रेस नेताओं ने वंदे मातरम के प्रति अपमानजनक बातें भी कही हैं। नेहरू ने गीत को 2 हिस्सों में बांटा। इसमें अमित शाह कहते हैं कि 1937 में जवाहरलाल नेहरू ने वंदे मातरम को सिर्फ पहले 2 छंद तक सीमित कर दिया। इससे गीत का मूल रूप बदल गया। शाह के मुताबिक यह विभाजन का तरीका था जिससे गीत का महत्व कम हुआ। ठीक है, अब वंदे मातरम क्यों चर्चा में आया है? कुछ सांसदों ने लोकसभा में पूछा था, हम वंदे मातरम पर इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं? इसके जवाब में शाह ने कहा, वंदे मातरम स्वतंत्रता आंदोलन का मंत्र था। तब जितना महत्वपूर्ण था आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है और 2047 में भी रहेगा जब विकसित भारत बनेगा। ठीक है, चलिए, डिबेट ऑन वंदे मातरम अटेम्प्ट टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम इकोनॉमिक इशू, खड़गे। ठीक है, इसमें जो खड़गे का आरोप है कि सरकार आर्थिक समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए वंदे मातरम जैसे मुद्दों पर चर्चा कर रही है, ऐसा इस न्यूज़ में दिया गया है। तो इतना नहीं है इसमें देखने को, आगे की न्यूज़ को हम देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है, एंश्योर फ्री कंटेंट एक्सेस फॉर LLMs से वर्किंग पेपर्स। ठीक है, AILLMS को ट्रेन करने के लिए इंटरनेट पर उपलब्ध कंटेंट तक फ्री एक्सेस दिया जाए, सरकार की वर्किंग पेपर की सिफारिश है। इसमें कहा गया है कि मतलब सरकार की एक वर्किंग पेपर या प्रस्ताव रिपोर्ट ने सुझाव दिया है कि AI मॉडल जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी या क्लाउड आदि को जब ट्रेन किया जाता है, उन्हें इंटरनेट पर मौजूद कंटेंट को पढ़ने की अनुमति मिलनी चाहिए बिना रोक टोक के, क्योंकि AI को सीखने के लिए बहुत सारा डेटा चाहिए। लेकिन कॉपीराइट का क्या होगा? रिपोर्ट कहती है कंटेंट का उपयोग पूरी तरह रोकना नहीं चाहिए। इसकी बजाय एक नया सिस्टम बने जिससे कंटेंट के असली मालिक यानी कि राइटर्स, पब्लिशर्स, मीडिया हाउसेस को रॉयल्टी मिले और AI कंपनियां कंटेंट यूज कर सके। इससे कॉपीराइट सोसाइटी बनाने जैसे मॉडल बताया गया है। ठीक है, अब मुख्य सिफारिशों को हम देखते हैं आसान भाषा में। पहली सिफारिश है AI को सीखने के लिए कंटेंट फ्री में उपलब्ध होना चाहिए। दूसरा, लेखक प्रकाशक के अधिकार सुरक्षित रहें और उन्हें पैसा मिले। ऑप्ट आउट का विकल्प हो, यानी कि अगर कोई कंटेंट मालिक चाहता है कि उसकी सामग्री AI द्वारा इस्तेमाल ना हो, वो अपने कंटेंट को AI ट्रेनिंग से बाहर रख सके। भारत में एक लाइसेंसिंग सिस्टम बननी चाहिए। ठीक है, अब ज़रूरी क्यों है? इंटरनेट पर 90% डेटा कॉपीराइट के तहत आता है। अगर AI को ये डेटा इस्तेमाल करने नहीं दिया गया तो भारत AI रेस में पीछे रह जाएगा। पश्चिमी देशों में भी इसी तरह की बहस चल रही है। ठीक है, चलिए, SC आस्क सेंटर टू गिव नेशन वाइड डाटा ऑन मिसिंग चिल्ड्रेन। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि पिछले 6 सालों में पूरे देश में कितने बच्चे लापता हुए हैं उसका डिटेल्ड डेटा दिया जाए। गृह मंत्रालय में एक खास अधिकारी नियुक्त किए जाए जो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर यह काम करेंगे। ठीक है, ये मामला कैसे उठा? NGO गुड़िया स्वयंसेवी संस्थान की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया। NGO ने कहा कि कई राज्यों में अब भी कई लापता बच्चे नहीं मिल पाए हैं और डेटा अपडेट नहीं है। ठीक है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश इन लोगों को दिया है कि लापता बच्चों की जितने डेटा है वो उपलब्ध करवाया जाए और हर केस का डेटा मिशन वात्सल्य पोर्टल पर तुरंत अपलोड किया जाए। ठीक है, कोर्ट ने इसमें क्या पाया कि राज्यों के अधिकारी तो नियुक्त हैं, लेकिन केंद्र ने अभी तक एक भी नोडल ऑफिसर नियुक्त नहीं किया है जो पूरे देश के लापता बच्चों का डेटा समन्वित कर सकें। इसलिए कोर्ट ने कहा है कि गृह मंत्रालय 1 महीने में एक ऐसा अधिकारी नियुक्त करे और उसका पूरा विवरण मिशन वात्सल्य पोर्टल पर दे। इसकी अगली सुनवाई 10 फरवरी को की जाएगी। ठीक है, हाउस पैनल टेल्स गवर्नमेंट नॉट टू अप्रूव एकलव्य स्कूल अंटिल लैंड इज मेड अवेलेबल। ठीक है, संसदीय समिति ने सरकार से कहा जब तक ज़मीन उपलब्ध ना हो तब तक नई एकलव्य विद्यालय मंजूर ना हो। ठीक है, हुआ क्या है कि भारत सरकार के आदिवासी इलाकों में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खोल रही है, लेकिन कई स्कूल सिर्फ इसलिए शुरू नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उनके लिए ज़मीन उपलब्ध नहीं है। इसी वजह से लोकसभा की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने
रिपोर्ट पेश की है और कहा नई EMRS मंजूर ही न किए जाएं जब तक राज्य पहले ज़मीन उपलब्ध ना करवाएं। ठीक है। अब समस्या क्या है, कुल 722 स्वीकृत स्कूलों में से 207 स्कूल अब तक शुरू नहीं हो पाए हैं क्योंकि ज़मीन नहीं मिली। सरकार ने बताया कि कई राज्यों में 341 स्कूलों की बिल्डिंग अभी तक तैयार नहीं है। 130 स्कूल किराए की या सरकारी बिल्डिंगों में चल रहे हैं क्योंकि ज़मीन नहीं है। ठीक है। अब समिति की मुख्य बातें क्या हैं कि ज़मीन न मिलना सबसे बड़ी बाधा है। दूसरा, आगे से नियम कड़े किए जाएं और आदिवासी म्यूजियम की धीमी प्रगति पर नाराज़ी है। ठीक है। एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल क्या है, या फिर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने क्या कहा इस पर। ठीक है, ये सब आप ध्यान इसको रखिएगा। अब है ममता रिजेक्ट्स कंडीशन गिवन बाय सेंटर टू रिज्यूम मनरेगाज इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, ममता बनर्जी ने मनरेगा बहाल करने की केंद्र की शर्तें ठुकराई हैं। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में मनरेगा दोबारा शुरू करने के लिए कुछ शर्तें रखी थी। ममता बनर्जी ने कहा कि यह अपमानजनक है और राज्य पर हमले जैसा है। केंद्र ने मार्च 2022 में यह योजना राज्य में रोक दी थी। ठीक है, यह कहते हुए कि भ्रष्टाचार हुआ है। राज्य को अब क्वार्टरली रिपोर्ट मांगी गई जिससे ममता जी ने अस्वीकार कर दिया है। दूसरा है राइज इन ग्लोबल यूज ऑफ आधार लाइक्ड ID सिस्टम डेंजरस। ठीक है, दुनिया में आधार जैसी पहचान प्रणालियों के बढ़ते उपयोग पर चिंता जताई गई है। जैसे कि 54 सामाजिक संगठनों और 200 विशेषज्ञों ने कहा है कि दुनिया में कई देश अब आधार जैसी डिजिटल ID अपना रहे हैं जो खतरनाक हो सकता है। उन्होंने कहा है कि ऐसी ID सिस्टम से निजता, निगरानी और लोगों पर नियंत्रण बढ़ सकता है। और कहा गया है कि भारत की आधार प्रणाली में भी कई जोखिम है और अन्य देशों में इसे बिना सुरक्षा की कॉपी किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ की तरफ देखते हैं। इंडिया वेल पोजिशन टू बिल्ड सॉवरेन AI AMD जचारिया। ठीक है, इस खबर का मतलब यह है कि AMD एक बड़ी चिप मेकिंग कंपनी है कि सीनियर VP थॉमस जचारिया ने कहा कि इंडिया अपने खुद के सॉवरेन AI बनाने की बहुत अच्छी पोजीशन में है। सॉवरेन AI का मतलब होता है AI जो देश का अपना हो, अपने सर्वर्स, अपना डेटा और अपनी टेक्नोलॉजी पर चलने वाला हो, जिसमें कोई फॉरेन कंपनी या कंट्री डिपेंडेंट रोल ना हो। उन्होंने बोला है कि इंडिया ने सुपर कंप्यूटिंग AI और क्वांटम कंप्यूटिंग में बहुत प्रोग्रेस की है। इंडिया में पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही हैं जिसे PPP मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं। ये इकोसिस्टम इंडिया को आगे चल के कर AI और HPC यानी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में वर्ल्ड लीडर बनाने में हेल्प करेगी। ठीक है, चलिए दूसरी न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। कंबोडिया ओज फायर्स फाइट एज थाईलैंड क्राइसिस वर्सन। ठीक है, थाईलैंड में पॉलिटिकल क्राइसिस और वायलेंस बढ़ रहा है। बॉर्डर एरियाज़ में लश्कर और लोग भाग दौड़ की सिचुएशन बन गई है। कंबोडिया के प्रेसिडेंट ने कहा है कि अगर उनके लोगों को नुकसान हुआ तो वो थाईलैंड के खिलाफ जोरदार एक्शन लेंगे। बॉर्डर पर लड़ाई और फायरिंग की वजह से लोग कैंप्स में जा रहे हैं। अगर इसको शॉर्ट में कहें तो थाईलैंड में बढ़ते वायलेंस की वजह से कंबोडिया ने खुद को डिफेंड करने के लिए स्ट्रॉन्ग रिस्पांस देने की वार्निंग दी है। तो आप लोग जब भी किसी देश का नाम आए कंबोडिया, थाईलैंड, तो मैप में ज़रूर जाके देखिए कि कहाँ पे है और किस महाद्वीप किस उसमें है। ठीक है, कॉन्टिनेंट में ये आता है। ठीक है, अब है यूक्रेन रसिया वार जेलेंस्की का स्टेटमेंट। ठीक है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की ने साफ किया है कि यूक्रेन रसिया को अपनी 1 इंच ज़मीन भी नहीं देगा। ठीक है, कुछ वेस्टर्न लीडर्स पीस टॉक का प्रेशर डाल रहे हैं पर जेलेंस्की ने मना कर दिया है। उनके कहना है कि ज़मीन देना मतलब रसिया की एग्रेशन को रिवॉर्ड करना है। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। साइक्लोन इम्पैक्ट स्पार्क्स प्रेस कॉल्स इन श्रीलंका टू रिकास्ट IMF एग्रीमेंट। ठीक है,
पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि श्रीलंका में जो चक्रवात आई थी ऑपरेशन वो दितवा, तो उसकी वजह से कितना नुकसान हुआ है उसी के बारे में ये न्यूज़ है कि श्रीलंका में साइक्लोन दितवा ने बहुत तबाही मचाई, लोग मरे, कई लापता हैं और फ्लड और लैंडस्लाइड हुए हैं। इस डिजास्टर के बाद लोग और एक्सपर्ट कह रहे हैं कि श्रीलंका को जो IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाला एग्रीमेंट चल रहा है उससे दोबारा नेगोशिएट किया जाए। ठीक है, तो ये उसी संबंध में है। इस न्यूज़ को चूँकि हम लोग बहुत दिन से देख रहे हैं तो इसलिए अब नहीं देखेंगे। ठीक है, अब है साउथ कोरिया सेंड्स फाइटर्स आफ्टर रशियन प्लान्स अप्रोच। साउथ कोरिया ने अपने फाइटर जेट्स तब भेजे जब रसिया और चाइना के मिलिट्री एयरक्राफ्ट उसके कार्डिज यानी कोरिया एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन के पास आ गए। ये जोन साउथ कोरिया की सुरक्षा पहचान सीमा होती है, जहां कोई भी एयरक्राफ्ट एंटर करे तो कंट्री अलर्ट हो जाती है। रसियन और चाइनीज़ प्लेन की जोन में आए, लेकिन उन्होंने साउथ कोरिया के एक्चुअल एयर स्पेस का उल्लंघन नहीं किया। सेफ्टी के लिए साउथ कोरिया ने फाइटर जेट्स भेजे ताकि टैक्टिकल मेजर लिए जा सके और अगर कोई इमरजेंसी हो तो तुरंत रिस्पांस दिया जा सके। ठीक है, तो ये रहा आज के हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थे द हिंदू से। ठीक है, मिलते हैं अगले दिन जो भी हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण न्यूज़ होंगे उनके साथ। तब तक के लिए नमस्कार।